गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब एक कॉची इंटीग्रल थ्योरम का एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आप देखिए ध्यान से। ये इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रेशन दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 4 dz। फिर सी इज़ द सर्किल मॉड जेड इजिकल टू 10। तो अब आप देखिए मॉड जेड इजिकल टू क्या दे रखा है 10, यानी सर्किल का रेडियस कितना हो गया 10। तो जैसे ये देखिए आप, ठीक है ना, सर्किल का रेडियस क्या हो गया 10। मैंने एक सर्किल बनाया है जिसका रेडियस 10 है, यहाँ पर सॉरी 10, ठीक है, इधर -10। क्लियर है, रेडियस है क्योंकि, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्या निकलते हैं बताइए, कौन से पोल निकलते हैं? सिंगुलर पॉइंट निकलते हैं, या पोल कह लो या सिंगुलर पॉइंट कह लो। सिंगुलर पॉइंट निकलेंगे तो निश्चित बात है दो सिंगुलर पॉइंट हो गए, z+1 का होल स्क्वायर और z² + 4। दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो के, तो z बराबर आ गया -1 -1। क्लियर है, यानी ऑर्डर 2 है, z बराबर -1 एट ऑर्डर 2। दूसरा है z² = 4, तो z ±2i। तो ये क्लियर है आपका, ये निकल गया है, z के सिंगुलर पॉइंट निकल चुके हैं, ठीक है। रेडियस 10 है, ये आपको क्लियर है ही, तो सर्किल बन गया है। अब आपको देखना है कि इसके अंदर कॉची थ्योरम लगेगी या कॉची इंटीग्रल फार्मूला। आपको एक बार और रिमाइंड करा दूँ, अगर आउटसाइड ऑफ द सर्किल सिंगुलर पॉइंट आएंगे तो लगेगी कॉची थ्योरम, जिसके अनुसार इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इनसाइड और एट ऑन द क्लोज्ड कर्व आएगा तब लगेगा इंटीग्रल फार्मूला। अब एक चीज़ समझिए, अब देखिए आपने फैक्टर कर लिए, ये फैक्टर में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। z+1 का होल स्क्वायर, z-2i और z+2i, ठीक है। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से करते हैं, इंटीग्रल फार्मूला यहीं लगाना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं लगेगा। अगर इसको, भाई ये एक फैक्टर है, डिवाइडेशन में है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पार्शल फ्रैक्शन से। पार्शल फ्रैक्शन से तीनों फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे। ए बटे प्लस बी बटे प्लस सी बटे प्लस डी बटे पार्शल फ्रैक्शन से यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर हम इस क्वेश्चन को बिना पार्शल फ्रैक्शन के भी हम कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। तो आप ध्यान से देखिए, आपकी ये पोल निकल गए, z = +-2i और z = -1 एट ऑर्डर 2। तो आप यह ध्यान दीजिए कि मैं अगर अब इसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिपेंड क्यों कर किस किस पे कर रहा है, एक इस पे कर रहा है, एक इस पे कर रहा है और एक इस पे कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, जिस पॉइंट पे निकालना है उसे डिवाइडेशन में लिख के बाकी सबको ऊपर पहुंचा रहा हूँ, जिससे कि वो ये क्या वैल्यू कहलाएगी f(z), ये क्या कहलाएगा f(z), ये क्या कहलाएगा f(z). और हमें जो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये चीज़ मेरी हो जाएगी f(z) अपॉन z माइनस ए। तो z माइनस ए का फैक्टर नीचे छोड़ दिया, यानी वेयर a इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। तो f(z) अपॉन z माइनस ए, मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है z माइनस ए, उसे छोड़ के बाकी सब हटा दिया, तो वो चीज़ कहलाएगी f(z). यानी इस केस में f(z) की वैल्यू ये होगी, ना कि z² - 2z, ठीक है। तो अब देखो, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करा कि 3 पार्ट में करूँ, मगर ये तो कन्फर्म है मेरे 3 पॉइंट हैं, सिंगुलर पॉइंट्स हैं, तो इन 3 पे तो 3 इंटीग्रेशन निकलेंगे ही। इसे बस हमें इतना कर रहे हैं कि इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू डिवाइड ना करके इंडिविजुअली डिवाइड कर रहे हैं बस, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो मेरे 3 फैक्टर हो गए, एक C1 कर्व के लिए, एक C2 कर्व के लिए, एक C3 कर्व के लिए। C3 कर्व के लिए, ठीक है, ये C3 है, ठीक है, ये हो गया C3 या 3 बना लो, C3, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मेरे 3 इंटीग्रल हो गए। एक z = -1 पे ऑफ ऑर्डर 2 का इंटीग्रेशन निकालना, एक इंटीग्रेशन निकालना है z = 2i पे, एक इंटीग्रेशन निकालना है z = -2i पे। 3 इंटीग्रेशन निकालने हैं अलग अलग। तो मैंने इसको लिख लिया I1 I2 I3, जिससे कि मैं इंडिविजुअली सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तीनों में इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि सब देखिए। अब यहाँ आ जाइए, मेरा एक पॉइंट आया था -1, z = -1, ये यहाँ आ गया, इनसाइड आ गया। दोबारा देख लीजिए, z = -1 यहाँ आ गया, इनसाइड आ गया। एक आ गया -2i, एक आ गया +2i, ठीक है, ये भी इनसाइड है। तो विद इन ए क्लोज्ड कर्व है, विद इन ए क्लोज्ड कर्व है, तो इंटीग्रल फार्मूला ही लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए तीनों इंटीग्रल I1 + I2 + I3 निकालना है। पहले मैं I1 की बात करता हूँ। तो देखिए z = +1, वो z+1 का होल स्क्वायर, यानी
z इज इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर 2। तो इसका क्या था, एफ डैश ए, क्या निकलता था, एफ डैश ए, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है, 2πi d/dz, ये सब एफ जेड है, बचा हुआ एफ जेड। अब देखिए z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, तो z के ऊपर भी z है, नीचे भी z है, तो क्या लगेगा, डिवाइडेशन का फार्मूला, हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लगाया है, कैलकुलेशन करिए एच जेड इज इक्वल टू -1 पे, क्योंकि ये बाय ऑर्डर 2 का था, ऑर्डर 2 का था। तो इंटीग्रेशन करा, डिफ्रेंशिएशन करा, और बाद में जाके z इज इक्वल टू -1 रख दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई -28 πi/25। ये हो गया पहले का। इसमें डिफ्रेंशिएशन क्यों आया, क्योंकि ये z इज इक्वल टू 1 -1 एट ऑर्डर 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब निकालेंगे I2 में देखिए ये z इज इक्वल टू 2i पे है, बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, z इज इक्वल टू 2i पे 2πi fz, यानी एट z इज इक्वल टू a, तो ये हो गया 2πi fz एट z इज इक्वल टू 2i। तो z, इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन तो है नहीं, बस z इज इक्वल टू 2i रखा, i² बराबर -1 रखा, और कैलकुलेशन करी, तो ये आ गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, i कभी डिवाइडेशन में नहीं आता, जब भी आएगा तो हमें कॉन्जुगेट से गुणा करनी पड़ेगी, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करी और कैलकुलेशन करी, तो अब इसे लाएंगे, i हमेशा ऊपर आना चाहिए, डिवाइडेशन में कभी नहीं आना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन कर दी, ये आ गया I2। ठीक है, फिर आते हैं I3 पर, I3 बराबर दिस एट z इज इक्वल टू -2i, तो z इज इक्वल टू -2i पे निकालेंगे ये इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी सब ये एफ जेड है, तो यही लगा दिया 2πi कॉची इंटीग्रल फार्मूला 2πi fz एट z इज इक्वल टू -2i। कैलकुलेशन करी, वैल्यू रखी, i² का मान -1 रखा। ठीक है, और i बटे में आ रहा है, इसलिए इसमें भी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करी और कैलकुलेशन करी, और वैल्यू आ गई दिस 2π/25 13 + 16i। ठीक है, तो हमारा ये इंटीग्रेशन तीनों अलग अलग आ गया, I1 I2 I3, I1 I2 I3। और अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो ये हमारा किसके बराबर था, तीनों को I1 + I2 + I3 के, तीनों वैल्यूज़ की तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दी और कैलकुलेशन कर दी, तो यहाँ आंसर आ गया, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, तो ध्यान रखिए, आपको बस ये देखना है कि ज़रूरी नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा करा जाए, उसको इस तरह से भी FZ बनाकर करा जा सकता है क्वेश्चन को, यही सबसे आसान तरीका है। ठीक है, करके देखिए।